climate change and infrastructure and urban overview of climate change. क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो आलमी दर्जा में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से हमारा प्रेसिपिटेशन पैटर्न है और जो उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं और वो बदल रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारा जो फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो हमारे वेदर इवेंट है, ये एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। ये जो सारा फिनोमेना है, इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा खतरा लायक है वो है अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग जो सबसे मेन जो खतरा है वो अर्बन फ्लडिंग है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये जो हमारी इसको बिल्ड करने से जो हमारी कम्युनिटी है, ये हमारी कम्युनिटी को जो स्पेयर वेदर कंडीशन है उनसे ये प्रोटेक्ट करती है। और जो रेजिलियंस है, ये एक आपके पास एबिलिटी है जो एडवर्स वेदर कंडीशन के सामने विथस्टैंड करती है और इंश्योर करती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट्स को। डेफिनेशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग होती कब है? अर्बन फ्लडिंग तब होती है जब हमारे पास बारिशें ज़्यादा होती है, हमारा जो एनवायरनमेंट में बिल्ट इन जो हमारे पास एक ड्रेनेज सिस्टम है वो पानी को बाहर नहीं निकाल सकता, वो उसकी वजह से जो हमारे शहरों में फ्लड आते हैं और इसकी वजह से जो हमारी डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डैमेज होते हैं और हमारे इकॉनमी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम, हमारे पास गैर मौसम ड्रेनेज नेटवर्क हैं, ये जो हमारा स्टॉर्म वाटर है इसको मैनेज करने में फेल हो जाते हैं और इसकी वजह से जो अर्बन एरियाज़ है, ये जो अर्बन एरियाज़ है इनमें जो रेनफॉल पैटर्न है ये चेंज होता है और इसकी वजह से जो दिन ब दिन रिस्क जो फ्लडिंग के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हम आते हैं कुछ टर्म्स के ऊपर, कुछ कंडीशंस के ऊपर जिसको हम अप्लाई करते हुए जो अर्बन फ्लडिंग है इसको किस तरह कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर इम्परमेबल सरफेसेस। जो अर्बन फ्लडिंग है उसकी वजह वन ऑफ दी कोर जो वजह आती है हमारे पास कि हमारे जो सरफेसेस हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रन ऑफ की शक्ल में फ्लो करता है हमारे ओवर सरफेस। तो अगर हम इस तरह के सरफेसेस बना लें जो वाटर को, जो कंक्रीट के हों या कोई भी स्ट्रक्चर हो, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके और परमिएबल हो, इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उनमें से, तो क्या हो सकता है, रोड हो सकते हैं, परमिएबल रोड हो सकते हैं, परमिएबल पेवमेंट्स हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आगे जाके हमारे पार्टनर डिस्कस भी करेंगे। तो वाटर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और रन ऑफ की शक्ल में कम से कम हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, एनक्रोचमेंट ऑफ नेचुरल वाटरवेज। जैसे कि ऑलरेडी वी ऑल नो कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन सिटीज़ की डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। जिस तरह अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह वाटर डिमांड्स भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। वाटर डिमांड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेचर वाटर की जो स्पिलवेज हैं, उसकी कैनाल्स हैं या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए हम ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे ऑलरेडी वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है ऑलरेडी वो वाटर एब्जॉर्ब कर चुका है, तो उसमें उसकी जो मज़ीद कैपेसिटी वाटर के एब्जॉर्प्शन की ऑलरेडी कम हो गई है। अगर डिस्टर्ब पैटर्न, प्रेसिपिटेशन पैटर्न की वजह से बारिश ज़्यादा होती है तो ऑलरेडी लैंड की जो कैपेसिटी वाटर एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी उसने वाटर एब्जॉर्ब कर चुका है, वो कैनाल्स के ज़रिए, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स के ज़रिए, तो उसमें और मज़ीद ये नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती कि वो मज़ीद वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। इसकी वजह से स्पिलवेज हो जाते हैं, वो रन ऑफ ज़्यादा हो जाती है और हमारे पास फ्लडिंग के कसरत बढ़ जाते हैं। इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स, ऑलरेडी मेरे पार्टनर ने स्लाइटली डिस्कस किया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रेन पैटर्न्स है, प्रेसिपिटेशन की पैटर्न्स हैं वो तब्दील हो चुके हैं। जहाँ पे कम बारिशें होती थी या किसी और मंथ में बारिश होती थी ऑलरेडी अभी वहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। देखिए हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑलरेडी प्लान हैं, जो ओल्ड पैटर्न के ज़रिए हमने प्लान की हो या विदाउट सीइंग रेन पैटर्न हमने प्लान की हो। इसकी वजह से क्या होती है, जो इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स हो रही हैं, सिटी नीड्स टू एडप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू एडॉप्ट। सॉरी फॉर चलिए बनाया या तो कल क्यों करें।
the rain patterns, we have been discussing that the rain patterns of cities have changed over time. Due to this rain pattern, changing in this rain pattern, the volume of runoff has increased in a immense amount. That's why we can see the urban floodings in the cities. Just putting these all the results and the reality in front of us, we should just adapt some changes in our infrastructures that can bear and withstand with this extreme weather. Next. Goals of climate resilient infrastructures. So as we have already discussed and we know that the climate has changed and the rain patterns have changed over the past decade. So what we can do as a civil engineer, how we should design our infrastructures. So in Urdu we say like जैसी देश वैसी बेस. अभी देश तो चेंज हो चुका है, अभी बेस को भी हमें चेंज करनी होगी. यानी कि हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे जो ये एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लडिंग इनसे बच सकें. इनमें ऐसे चेंजेस लाने होंगे जो और ट्रेडिशनल जो हम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उनमें हमें चेंजेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे. नेक्स्ट, सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम, SUDS. सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम इस तरह के ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें हम स्टॉर्म वाटर को मैनेज कर सकें और नेचर तरीके से. कुछ तो होते हैं इस तरह के तरीके जिसमें हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ड्रेनेज के लिए, लेकिन सर्च कहती है कि आप उसको नेचर तरीके से किस तरह के प्रोसेस के ज़रिए आप इसको कम से कम कर सकें जो रन ऑफ है. इसमें आ जाते हैं हमारे कुछ टेक्निक्स आ जाते हैं. इसमें हमारे पास है बायो रिटेंशन एरियाज एंड वॉल्स. हम इस तरह के कुछ एरियाज बनाते हैं जिसमें हम वाटर को कलेक्ट कर सकें, नेचर वाटर रेन वाटर को प्रेसिपिटेशन को, और उसको ज़मीन में हम ज़्यादा डिस्चार्ज के लिए इस्तेमाल कर सकें, कम से कम कर सकें. इससे हमें क्या होगा, रन ऑफ कम हो जाएंगे हमारे, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगी दोबारा, और जो वाटर की क्वालिटी है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट, फ्लड रेजिस्टेंस मटेरियल्स. बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर बना दें, सर्ट्स को यूज़ कर लें, हम एक और चीज़ कर सकते हैं, फ्लड रेजिस्टेंट मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं. ऑलरेडी हम पता है कुछ मटेरियल्स ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, जैसे कंक्रीट हो गई. कंक्रीट के अलावा हमारे पास आ जाती है रिइंफोर्स कंक्रीट के अलावा वो वाटर प्रूफ पैनल्स आ जाते हैं, और वुड ट्रीटेड वुड हो जाती है. जो वुड हम इसको ट्रीट करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ऊपर वो चीज़ जिनके ऊपर रेनफॉल की या फ्लड की इम्पेक्ट कम से कम हो सके, उनको हम सिंपली कहते हैं फ्लड रेजिस्टेंट मटेरियल. इनको ज़्यादा यूज़ किया जा सके और ज़्यादा इस तरह के रिसर्च की जाए कि कौन से मटेरियल्स ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं फ्लड के रिलेटेड और वाटर के रिलेटेड रेजिस्टेंस शो करते हैं. इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और एक्सट्रीम इवेंट से हम निपट भी सकते हैं बेहतर तरीके से. नेक्स्ट, एलिवेटेड और एडाप्टेबल स्ट्रक्चर्स. एलिवेटेड स्ट्रक्चर सेफगार्ड बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लड वाटर बाय राइजिंग देम अबव द एक्सपेक्टेड फ्लड लेवल. अगर पास फ्लड के डेटा को एनालाइज किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो हमें पता चलेगा कि फ्लड की जो यानी कि लेवल है वो किस लेवल की फ्लड यहाँ पे ज़्यादातर आती है या रेनफॉल की वजह से. तो हम अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको एलिवेट करें, एक ऐसे स्पेसिफिक हाइट पे एलिवेट करके बनाएं कि अगर फ्लड आए इन फ्यूचर, सो फ्लड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या नुकसान कम से कम दे सके. नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पार्ट हमारे आएंगे, कल को उसको प्रेजेंट करेंगे. अब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आते हैं रेन गार्डन. रेन गार्डन क्या होते हैं, रेन गार्डन डिज़ाइन किए गए होते हैं, कैप्चर करते हैं स्टॉर्म वाटर को और उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्लीन करते हैं, उसका रिड्यूस करते हैं, रन ऑफ के लिए रिड्यूस करते हैं उसको, और उसकी इंप्रूव करते हैं, वाटर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, और नेटिव प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और टेक्निक के लिए भी अच्छे होते हैं, और बायो इकोसिस्टम के लिए भी अच्छे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए ये अच्छे होते हैं रेन गार्डन. अब आगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन रूफ आजकल आपने देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, आपने खुद देखा होगा, घरों की छतों में लगे होते हैं, अक्सर आवाम में लगाए होते हैं. वो इसलिए होते हैं कि ये इसका भी काम है कि स्टॉर्म वाटर को कम से कम रन ऑफ को स्लो करता है और स्टॉर्म वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मेडिटेट के लिए हेल्प करता है, और ये देखने में. अब आगे परमिएबल पेमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सुराख हुए होते हैं, जैसे हमारी स्किन में सुराख है, जो जैसे पानी जिससे निकलता है, क्या कहते हैं इसको, पसीना निकलता है, वैसे ही पेमेंट्स होते हैं ऐसे जिसमें जो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को. ग्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी एक ह्यूमन इंजीनियरिंग सिस्टम होता है जो कि या तो कंक्रीट से या तस्वीर से बना होता है, और ये
यूज़ होता है मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए वाटर को, एनर्जी को या तो ट्रांसपोर्टेशन को। इसमें हम रोड्स भी ले सकते हैं, इसमें हम सेवरेज भी ले सकते हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी ले सकते हैं। उसके बाद स्टॉर्म वाटर जो ड्रेन्स वो क्या होती हैं? जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है उसमें हम पानी को कलेक्ट करते हैं और उसको हम रीडायरेक्ट करते हैं या यूज़ करते हैं जहाँ हमें पानी की ज़रूरत होती है। और इससे एक तो ये होता है जहाँ पानी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच जाता है और इससे हम फ्लड से भी बच सकते हैं अर्बन एरियाज में। और हमें इंश्योर करना पड़ता है ये जो सिस्टम है हम इसको मेंटेन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी है उसको हम फ्लड प्रिवेंट कर सकें फ्लड से, ख़ास तौर पे जब बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। रिटेंशन बेसिन को डिज़ाइन किया जाता है होल्ड करने के लिए एक्सेस वाटर को, जो कि अलाउ करता है वाटर को रिलीज़ करने में भी, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कम करता है फ्लड को और हेल्प भी करता है वाटर को वाटर ट्रीटमेंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं उससे बिफोर वाटर को यूज़ करने से पहले। पंपिंग स्टेशन जो है वो यूज़ होते हैं रिमूव करने के लिए एक्सेस वाटर को, ख़ास तौर पे फ्लडी एरियाज में, और ये यूज़ होता है ट्रीटमेंट के लिए और ये एसेंशियल रोल प्ले करता है ख़ास तौर पे जहाँ फ्लडी एरियाज हैं और जो लो लेइंग एरियाज हैं। आगे स्मार्ट सोल्यूशन रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसके अंदर ये होता है कि हम ऐसे सेंसर होते हैं जो देखते हैं कि रेनफॉल कितनी हो रही है, उसका बारिश का पानी कितना आ रहा है और उस जो डेटाबेस को देखते हुए कि फ्लड आ सकता है या नहीं आ सकता। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी हमने इतने मेंशन कर दिए, इतने हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह हम एडवांस कर सकते हैं जिसको इस तरह के एडेप्टेशन ला सकते हैं। तो क्यों हम ये ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं? तो इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। इम्प्लीमेंटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फेसेस सिग्निफिकेंट हर्डल्स including inadequate funding, lack of inter-agency collaboration and local governance complexities। क्योंकि कोई भी न्यू चीज़ बिसाइड्स द ट्रेडिशन जो फॉलो हो रही है उससे आती है तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फंडिंग की लेक आ जाती है, इसके लिए फंडिंग कहाँ से इकट्ठा की जाए, क्योंकि ये सिर्फ बनाने के गर्ज से नहीं, इसकी अवेयरनेस लोगों पे लाना, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल जो तरीके आ रहे हैं उनको हटा के इन न्यू तरीक़ों को लोगों के अंदर समझाना, इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। उसको बनाने के लिए भी बहुत तक फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। और इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन इशू आ जाते हैं, क्योंकि बिटवीन द एजेंसीज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज उनको राज़ी करना एक दूसरे के साथ, मतलब कोऑर्डिनेशन बनाना कि एक तो राज़ी हो जाए, दूसरा कहे नहीं मुझे जो तरीका मैं करता आ रहा हूँ मैं उसी को ही फॉलो अप करूँ। तो इनके बीच में जो मैनेजमेंट है उसको सही करने में क्या करना, लोकल गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटीज़, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे आपको ऑलरेडी पता है किस तरह काम करते हैं, तो उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो भी एक बड़ी चैलेंज है कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। इन फ्यूचर में भी इट विल बी ईजियर बिकॉज अवेयरनेस जैसे आ रही है, वो फ्लड के जितने नुकसान हम देखने को मिल रहे हैं। Coordinating efforts among the various stakeholders is crucial to develop a unified response to urban flooding challenges। अगर कोऑर्डिनेशन आ जाए, अगर डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट लोग, स्टूडेंट्स से लेकर सिविल इंजीनियर्स, क्लाइंट, इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन अगर किसी के पैदा कर सकें तो मतलब बहुत ईजी होगा कि हम एक साथ मिलके एक अच्छी इम्पैक्ट ला सकें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, कि वो रिजिलियंट बन जाए, क्लाइमेटली रिजिलियंट बन जाए और अर्बन फ्लडिंग को कम से कम कर सकें, ना कि अर्बन फ्लडिंग को बाकी चीज़ें अर्बन ईट जो है इन चीज़ों को कम से कम किया जा सकता है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है जी। आपने ग्रीन रूफ का जिक्र किया है, अब ये प्लांट्स के अंदर हमें दीवारों के अंदर अगर वो उसके रूट्स आगे आ जाते हैं तो उसमें क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस होते हैं? नो, ये इस तरह बनाए जाते, डिज़ाइन किए जाते, स्पेशली जो इनकी जो रूफ्स है और आपकी रूफ टॉप है इनमें एक आइसोलेशन होती है, इसमें कोई ऐसी मटेरियल डाली जाती है जिसमें अच्छी खासी गैप हो। ये रेन वाटर को एब्जॉर्ब भी करेंगे और रेन वाटर को ड्रेन आउट भी करेंगे एक तरीके से, एब्जॉर्प्शन के बाद रनों को कम करेंगे, लेकिन ये आपके रूफ है इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और एस्थेटिक भी लगते हैं। अगर किसी के रूप में आपने गार्डन देखी हो तो सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें चाहिए से इम्प्लीमेंट करें इन फ्यूचर। एनीवन एल्स फॉर क्वेश्चन?
Any question from anyone? आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत डिटेल थी। मैं भी शायद आपने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिया और मैंने चेक तो नहीं किया। एनीवेज पीछे चलें, स्टार्ट टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा था और बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन। Sir, it was related to our research. That's why we start to present it. दो तीन स्लाइड्स क्विकली आगे करें फिर वापस करें। ये देखें ना, आप आगे चलें, आगे वापस आएँ। कोई टाइटल बड़ा है, कोई छोटा है, कोई टेक्स्ट बड़ा है, कोई छोटा Yes, है। sir. ये Font problem. बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। Yes, sir. उसके अलावा जो आप फिगर प्रेजेंट कर रहे हैं उसके नीचे लिखें ये फिगर क्या है, उसका सोर्स क्या है, कोई सिटी है, कोई मॉडल है, वर्ड्स है, ठीक है। Captions. अब ये क्लाइमेट चेंज में ओवरव्यू में आपने ये पीछे चलें, ये फिगर लगाइए, ये किस चीज़ को शो कर रही है? सस्टेनेबिलिटी। इसके मेरे ख्याल से तो कोई खास कंपेटेबिलिटी नहीं है स्लाइड के साथ। आगे चलें। Sir, हम फ्रेंडी को शो कर रही है कि कैसे what was that about? ये आपने कहा कि क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये कोई फाउंडेशन की एक्सकवेशन हो रही है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये फिगर भी आपकी ठीक नहीं है। आगे चलें, ये ठीक है। अब ये फॉन्ट स्टाइल सारा कुछ ये चेंज हो गया है। एक तो सबसे पहले आप टाइटल दिखाएं ना, टाइटल में आपने इतनी छोटी स्लाइड क्यों बनाई है? बिल्कुल ही छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैंने सोचा टाइटल स्लाइड लिखा है, मैंने सोचा नीचे आपके ग्रुप मेंबर्स के नाम आएंगे, लेकिन